हेलो दोस्तों, मैं अंतिम राठौर मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आ जाइए लाइव ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाए। और आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे भी वेलकम टू मेंस वाला। तो आप लोगों को मेंस वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। उसके बाद में याद रखिएगा आप लोग जो है हमारे बैचेस चल रहे हैं कुछ, तो आप लोग बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच अगर ज्वाइन करना है तो देखिए जरा आप लोगों के कोर्सेज जो है दिख रहे हैं आप लोगों को। MPPSC प्रीलिम्स का ऑफर चल रहा है, याद रखिएगा आप लोग। MPPSC का प्रीलिम्स का ऑफर चल रहा है जो कि आप लोगों के लिए अभी फिलहाल में केवल 299 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का टिल एग्जाम तक रहेगा। देखिए आप लोगों की कोर्स वैलिडिटी जो है 1 साल तक की है इसमें, जिसमें याद रखिएगा आप लोग ये चल रहा है। ठीक है, ये केवल और केवल 299 रुपीज़ में चल रहा है, ओनली 299 में चल रहा है, जिसमें आप लोगों को प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल रही है फ्री रूप से। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की सिनॉप्सिस भी आप लोगों को मिल रहा है। 199 रुपये में केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश का मिल रहा है। और याद रखिएगा आप लोग 2023 के अकॉर्डिंग, और 2024 का जो है आप लोगों का सिनॉप्सिस आ गया है। जिन लोगों को भी लेना है तो वो लोग आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये भी चीज़ें। चलिएगा, एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सुन लीजिएगा जरा। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की जो है थोड़ी सी चेंज है, सुनना जरा मेरी बात को, है ना। कि आप लोगों को जो ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है, आप लोग बोलोगे कि सर हमें टेस्ट सीरीज जो दी जा रही है थोड़ा पैसे में दी जा रही है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक आप लोगों का ऑफर आ चुका है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो MPPSC का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आप लोगों का आ चुका है 292 रुपीज़ में। कितने में आ गया है? 292 रुपीज़ में। अब देखिए जरा, आप बोलोगे सर आप हर बार जो है फ्री की टेस्ट सीरीज का बोलते हो, तो याद रखिएगा बिल्कुल फ्री की टेस्ट सीरीज मिल रही है, बिल्कुल आपको फ्री की मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा जब आप लोगों का कोर्स जो है खत्म हो जाएगा तो वहां पर आपको 15 FLT आप लोगों को दी जाएगी बाकायदा प्रीलिम। ठीक है, तो वो बिल्कुल आप लोगों को दी जा रही है, वो बिल्कुल हमारा प्रोमाइस जो है वो गलत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा 292 में हमारा कल जो है बैच लॉन्च हो चुका है, बैच लॉन्च हो चुका है। याद रखिएगा आप लोगों का फ्री जो है आप लोगों का MPPSC स्पेशल टेस्ट सीरीज का, कौन सा? स्पेशल वाला, स्पेशल वाला। और उसकी जो है याद रखिएगा आप लोग कितनी प्राइस रखी गई है? 292। लेकिन आप लोगों के लिए राहत यह है कि जिन लोगों ने हमारा कोर्स ले रखा है टारगेट प्रीलिम्स का, वो याद रखिएगा आप लोग कि अगर आप 292 रुपए देकर के अगर आप लोग सर को जो है नंबर पर व्हाट्सअप करोगे, आपकी जो भी बेचेस के जो भी रिसिप्ट है उसको पहुंचाओगे, तो आपको 100 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। 100 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा, आप लोग ये निश्चिंत रहिएगा। क्या मिलेगा? कैशबैक। तो आपके लिए कितने का हो गया? केवल 192 रुपए की हो गई, 192 रुपीज की ओनली, 192 रुपए की। ठीक है, और जो लोग हमसे जुड़े नहीं है, जो लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमें भी जुड़ना है, आपकी टेस्ट सीरीज को लेना है, तो वहां पर केवल 292 रुपीज में आप लोग जुड़ सकते हो। क्लियर है? अब बोलो फटाफट। नहीं, हमें धोखा नहीं हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि पहले से वो डिसाइडेड है 15 टेस्ट सीरीज के साथ में, तो ध्यान रखिएगा 15 टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी बाकायदा। चलिए बोले आगे। क्लियर है? हिंदी और इंग्लिश की सिनॉप्सिस 2023 के अकॉर्डिंग अगर किसी मित्रों को आपको चाहिए हो तो 2023 की जो है आप लोगों को मिल रहे हैं केवल 199 रुपये में। अभी फिलहाल में आप लोगों की अब जो है अभी एग्जाम है, अगर आप लोग लगता है कि सर हमारे जो है नोट्स अच्छे हैं तो आप लोग जो है उनको बोल सकते हो, और जिन लोगों को लेना वो ले सकते हैं। बाकी 2024 का भी आप लोगों का आ चुका है, लेकिन फिलहाल में आप लोग जो है तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग भी उसको लॉन्च नहीं कर रहे हैं, तो उसका प्राइस बहुत जल्दी उसका भी हम लोग डिसाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ जाए, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए जरा समझना, आप इस वाले पार्ट को आप लोग समझना, क्योंकि आपकी आज इंडियन इकोनॉमी एमपी की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। आज एमपी की इकोनॉमी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मैं क्लास लूंगा। सुनना जरा कि ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है,
भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की स्थिति मतलब बजट के माध्यम समझा दिया मैंने। उसके अलावा जनसंख्या वाले पार्ट को क्या मैंने समझा दिया आपको, बिल्कुल हो गया है सर। सतत विकास के लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति आज करना है, आज करना है। बस अभी 10 मिनट बाद स्टार्ट कर दूंगा इसको मैं। आगे बात करूं अगर मैं, तो मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई उद्योग, अधोसंरचनात्मक विकास आप लोगों का चल ही रहा है। ये अधोसंरचनात्मक विकास में मैंने आप लोगों को 4 या 5 पॉइंट बता दिए, जिनमें मैंने कल आप लोगों को संचार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग वगैरह सारी चीजें पढ़ा दिए। 1-2 पॉइंट और बचे हैं तो उनको कंप्लीट कर देते हैं आज। तो अभी खत्म होने वाला 10 मिनट के अंदर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमने ओडीओपी को कंप्लीट कर दिया है, ऑलरेडी कंप्लीट है आप लोगों का। देन मध्य प्रदेश में बौद्धिक अधिकार संपदा जो है मैंने कल आप लोगों को करवा दिया है, कल नहीं सॉरी परसों करवा दिया आप लोगों का। तो ऑलरेडी आप लोगों का एमपी की जो इकोनॉमी है वो डन हो जाएगी। आप बोलोगे सर बहुत कम डेटा नहीं है हमारे पास में, तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें कम डेटा ही है बिल्कुल, और आप लोगों के लिए बिल्कुल जो जितना भी अपडेट डेटा है मैंने 2022 तक का दे दिया है। देखिए 2023 का आप बोलोगे कि सर डेटा हमारे पास में नहीं है, 2023 का डेटा आप लोगों का कहीं पे आया नहीं है। मैं यकीन मानिए पूरा का पूरा अपडेटेड आप लोगों के पास में पूरा लेके आ रहा हूँ, तो अपडेटेड डेटा मैं आप लोगों को लिखवाता भी जा रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रीचा सर आज से आपकी क्लास का टाइम चेंज हुआ है क्या सर? नहीं, मैंने क्लास का टाइम एक्चुअल में कल भी कर दिया था चेंज, और कल भी क्लास आप लोगों की लगने वाली थी। और कुछ एक्चुअल में क्या है, मैं आ भी गया था अभी टाइमिंग में, लेकिन आप लोगों का एक्चुअल में क्लास जो है थोड़ा दूसरी जगह पे चालू हो गई थी, वो ध्यान नहीं रहा था एक्चुअल में। तो आपका टारगेट जो प्रीलिम्स वाला बैच है तो उसमें स्टार्ट हो गई थी क्लास, है ना। तो उस चक्कर में जो है, नहीं तो हमारी क्लास बाकायदा 9:05 9:10 पे स्टार्ट हो जाएगी और डेली हो जाएगी वो। और मैं कोशिश करूंगा कल से आप लोगों की 9 बजे से ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्लियर है, बोलो जल्दी से। तो याद रखिएगा आप लोग, ये एमपी वाला पूरा पोर्शन है आप लोगों का, और यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैंने पढ़ाया है प्लीज हर एक पॉइंट को आप लोग कंप्लीट करते जाइएगा, क्योंकि एमपी की इकोनॉमी आप लोगों की 5 से 6 नंबर की आई। और मेरी बात मानिएगा, फ्री के नंबर है, बिल्कुल लिटरल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, फ्री के नंबर है। सारी क्लास के सारे डेटा को एक जगह पे लिख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी वाला और एमपी इकोनॉमी वाला, सारा का सारा पार्ट अगर आप लोग एक ही जगह पर लिख लोगे, आपको कुछ भी रॉकेट साइंस। और देखो ये फ्री के नंबर है, मैं लिटरली बताऊं तो फ्री का नंबर है, बिल्कुल फ्री का नंबर। आप बोलोगे कैसे? देखो यार एक बात बताओ, भारतीय अर्थव्यवस्था में देखो जरा क्या बोल रहा है, नवीन प्रवृत्तियां, चुनौतियां वगैरह, मतलब उसको भी हमें अपडेटेड वही मानना पड़ेगा ज्यादातर, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं अपन लोग, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक वगैरह, सेबी वगैरह, तो ये डायरेक्टली सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने वाले। एमपी में याद रखना, कभी भी एमपी पीएससी कभी डेप्थ में क्वेश्चन लेके नहीं जाता है। आप अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने एमपी कितना पढ़ लिया है, एमपी कितना डिटेल में पढ़ रहे हो आप लोग, लेकिन एक बात बताओ जरा कि एमपी में देखना जब भी आएंगे कौन से ऊपर वाले क्वेश्चन, हमेशा ऊपर वाले। एमपी की हिस्ट्री को अगर छोड़ दो आप लोग तो ऊपर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा, भले वो रिपीट कितनी बार कर ले। आप लोग एक काम करना, 1992 से लेकर के जो है प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज आप लोगों की जो है आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार, या आप लोगों के पास में कोई सा भी अगर आप लोगों ने महावीर, पुणेकर कोई सा भी पब्लिकेशन लिया होगा तो वहां पर लिखा रहता है, आपको पता होगा प्रीवियस टेस्टों में। उदयगिरी की गुफाएं आप लोग ईमानदारी से बता दो कितनी बार पूछ लिया है, उदयगिरी की गुफाएं, जबकि एमपीपीएससी के उसमें लिखा हुआ है कि भैया 5 साल से जो है 5 साल में कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा। लेकिन आप लोग एक ये उदयगिरी की गुफा देख लेना जरा, कि उसको उदयगिरी की गुफाएं जो है कितनी प्रिय लगती है, सोचो जरा। तो आप लोग टेंशन मत लेना, तनाव मत लेना बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन आप लोगों का ये जो है ना, ये वाला पार्ट आप लोगों का बिल्कुल फ्री है, ये मान लीजिए। आपको 10 में से एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन टफ आएंगे क्या? नहीं आएंगे बिल्कुल भी, लेकिन हाँ याद रखिएगा, जैसे यहां पर उसने बोल रखा है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, पहली चीज सेबी है ना, वाणिज्यिक बैंक, और उसके अलावा रिजर्व बैंक। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पे विथ डेट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। विथ डेट अगर आप लोग याद करोगे बहुत बढ़िया। जैसे आरबीआई की आप लोगों ने डेट सुनी होगी, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, कब स्थापना हुई है, कब आप लोगों की क्या हुई है, यहां पर याद रखिएगा आप लोग, कब इसकी जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया है, नेशनलाइजेशन कर दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, विथ डेट आएंगे आप लोग। और अगर आप लोग यकीन नहीं मानोगे तो 2020 के पेपर में चले जाओ, एनबीएफसी की डेट पूछ चुका है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के। ये चले जाइए आप लोग, यहां विथ डेट के साथ में आप लोग क्वेश्चन आएंगे। और मैं पहले आप लोगों को लिख कर दूं, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। इसी क्लास को मैं बाद में कट करके आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, जब प्रीलिम्स की हो जाएगी ना, तब बताऊंगा मैं आप लोग। और ये बोलोगे सर हाँ सर आपने बिल्कुल सही बोला था कि 2 क्वेश्चन बिल्कुल डेट वाइज आएंगे इकोनॉमी में, और बिल्कुल आएंगे, मैं पक्का बोल रहा हूं आप लोगों से, देख लेना भले। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए याद रखिएगा, वरदान सिद्ध होगा। लेकिन विथ डेट के साथ जाना आप लोग,
विथ डेट के साथ। मजा आएगा आप लोगों को, बोलो जल्दी से। तो इस वाले डेटा को पूरा है ना अपने पास में बिल्कुल रखना। इतना करंट वाला डेटा मैं आप लोगों को डाल रहा हूं सारा, लेकिन ये याद रखिएगा आप लोग 2022 के अकॉर्डिंग है। देखो भाई हमारा पहले पता है आप लोगों को कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो चाहे सरकार की गवर्नमेंट साइड से हो, थोड़ा लेट ही चलती है, और जब लेट चलती है तो वहां पर लेट अपडेट करते हैं। इसलिए क्या है 2022 के अकॉर्डिंग ही है। आप लोग ये बोलोगे सर 2023 के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है? भैया 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों का आ नहीं पा रहा है, याद रखिएगा। देखो बजट आप लोगों का 2024 का भी आ चुका है। सही बात बताऊं तो इस बार बताओ फटाफट, वित्त मंत्री इस बार कौन है? इस वाली मोहन सरकार के अंदर वित्त मंत्री का नाम बताओ फटाफट। और मैंने आप लोगों को सीट का भी बताया था, चलिए क्लियर है क्या? बोलो फटाफट। अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। अब कल वाले टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज आप लोगों की एमपी की इकोनॉमी की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप बोल रहे होंगे सर थोड़ा एमपी का पोर्शन जल्दी जल्दी करवा दीजिए, ज्यादा है, पचा के पढ़ लो, टेंशन मत लो। आप लोगों का जो है मैं 10 तारीख के पहले आप लोगों को कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। टेंशन ये वाली 10 तारीख में मत बैठ जाना आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोगों की जो 2 आगे वाली यूनिट आने वाली है ना, वो चैलेंजिंग यूनिट है। सही बात बताऊं तो एक आप लोगों का, और इतना शानदार डेटा आएगा आप लोगों के पास में। देखो ज्योग्राफी वाला तो पोर्शन कोई भी करवा देता है यार, सही बात बताऊं तो, लेकिन ज्योग्राफी में भी आप लोगों को इतना शानदार डेटा आएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूं। और उसके अलावा आप लोगों को एक चीज और बता दूं, एक बात और बता दूं कि आप लोगों का जो जनजाति वाला पार्ट आ रहा है ना आप लोगों के पास में, वो देखना आप लोग उसमें कितना डेटा मैं भर के देता हूं आपको, नहीं मजा आ जाए गारंटी। बुकों में देख करके देख लेना आप लोग, इधर उधर छान मारना सारी बुकों में, लेकिन उतना सारा डेटा अगर आप लोगों को मिल जाए तो गारंटी, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने हिस्ट्री पढ़ाई आप लोगों को, तो हिस्ट्री में आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हो। क्यों जुड़े हो? क्योंकि हिस्ट्री वाला पोर्शन इतना और इतना कंटिन्यू और इतना ज्यादा कोई दे के बता दे, गारंटी मेरी। क्लियर है? बोलो फटाफट। तो हम लोग वापस से चले जाते हैं। हमें टॉपिक कौन सा देखना है? तो देखो जरा ये वाला देखना है, अधोसंरचनात्मक विकास वाला, ठीक है। तो अधोसंरचनात्मक विकास वाला हम लोग पार्ट देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में अधोसंरचनात्मक वाला विकास। बोलो जल्दी से। अधोसंरचनात्मक, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा आई थी, है ना, एक क्वेश्चन पूछा है, बता रहे हो कोई? मध्य प्रदेश में अधोसंरचनात्मक विकास, मैंने आप लोगों से ये पूछा है कि वर्तमान मोहन सरकार में कौन वित्त मंत्री है? बताओ जल्दी से। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में कौन वित्त मंत्री है मोहन यादव जी की कैबिनेट में, और किस सीट पर से है? किस सीट पर से ये भी बताना आप लोग, ये भी बताना आपको, ठीक है। चलो, हमने देखा था कल, एक तो भौतिक कारक होता है ना, भौतिक अधोसंरचनात्मक विकास होता है, भौतिक अधोसंरचनात्मक विकास हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा, चलिए इसको मैंने कितने पार्ट आप लोगों को करवाए थे कंप्लीट? कल 3 पार्ट कंप्लीट करवाए थे। आया किसी का? बिल्कुल जगदीश देवड़ा आ जाएंगे। और निहारिका और स्वाति ये बताओ कि जगदीश देवड़ा जो है किस विधानसभा सीट से है? देखिए विधानसभा सीट, आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले हो, आप लोगों को विधानसभा सीट पहले याद करनी पड़ेगी दोस्तों, है ना, विधानसभा सीट को पहले, क्योंकि इंटरव्यू में आप लोग जाओगे ना तो आपको छिलेगा फिर सामने वाला। इसलिए क्या अभी से आप लोग क्या कर लो, तैयारी कर लो पूरी, ठीक है। मेरा खुद का जब इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम पे मेरे से खुद से पूछा गया था कि बताइए जरा ये कौन से विधानसभा सीट से, ठीक है। तो वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, हो सकता है आपके क्षेत्रीय वाला तो गांव भी पूछ लेगा, जैसे आप लोग कहां से बिलोंग करते हो। जैसे मान लीजिए इंदौर आए तो इंदौर में आप लोगों से मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी है, तो कैलाश विजयवर्गीय का डिपार्टमेंट पूछ लेगा, और उनका मतलब मंत्रालय पूछ लेगा, और मंत्रालय के साथ ये पूछ लेगा किस जगह से लड़े इस बार। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। तो विधानसभा सीटों को भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो जल्दी से बोलो जल्दी से। भौतिक अधोसंरचनात्मक विकास, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा आप लोगों का? तो 3 पार्ट मैंने आप लोगों को कल बता दिए थे, कौन कौन से थे? ऊर्जा था, कौन सा था? ऊर्जा वाला पार्ट मैंने बता दिया था। एनर्जी वाला पार्ट बता दिया था मैंने। कम्युनिकेशन मतलब संचार वाला पार्ट बता दिया था मैंने आपको, कम्युनिकेशन वाला पार्ट बता दिया था मैंने आप लोगों को। हमारे यहां से तो एक ही मंत्री है, वीरेंद्र खटीक। वीरेंद्र खटीक कौन है? बना है क्या इस बार वीरेंद्र खटीक भी कुछ ना कुछ? ये तो नाम अजीबोगरीब सुना है मैंने।
मलारगढ़ है, बिल्कुल जगदीश देवड़ा जी का बिल्कुल मलारगढ़ आएगा, बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल मलारगढ़ ही आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला वाला पार्ट आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो ऊर्जा हो गया, संचार हो गया, और एक और कल मैंने कौन सा करवाया था आपको, परिवहन वाला करवाया था। कौन सा करवाया था, परिवहन वाला। क्या ये कंप्लीट करवा दिए थे मैंने, तो सारे कंप्लीट करवा दिए थे पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन वाले। ठीक है, और अगला जो आप लोगों का फैक्ट आ जाएगा वो याद रखिएगा आप लोग, कौन सा आ जाएगा, तो सामाजिक वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सामाजिक वाला आ जाएगा। और सामाजिक में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे आप लोगों के, 3 आ जाएंगे। ठीक है, सामाजिक में कौन कौन से आ जाएंगे, तो 3 आ जाएंगे आप लोगों के डायरेक्टली। 3 कौन कौन से हैं, तो देखो जरा, मानव की याद रखनी है, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के ऊपर आजकल हम लोग ध्यान दे रहे हैं, है ना, हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उसके अलावा शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं हम लोग, शिक्षा के ऊपर दे रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग बैंकिंग के ऊपर दे रहे हैं, बैंकिंग के ऊपर दे रहे हैं। तो हेल्थ आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, और उसके अलावा क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो हेल्थ एजुकेशन के साथ में बैंकिंग वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला पार्ट। चलिए बढ़ जाए क्या, अब मैंने आप लोगों को क्या ऊर्जा पढ़ा दी है, बिल्कुल ऊर्जा भी पढ़ा दिया सर आपने। क्या कम्युनिकेशन पढ़ा दिया सर आपने, संचार पढ़ा दिया, बिल्कुल पढ़ा दिया मैंने, परिवहन भी पढ़ा दिया। देखिए इस बार अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर परिवहन को हटा दिया है, तो परिवहन में आप लोग प्लीज 2 डेटा याद कर लीजिएगा। परिवहन में आप लोग 2 डेटा जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए मैंने सारे के सारे गलियारे वलियारे वगैरह करवा दिए, लेकिन आप लोग ये तो फैक्ट हमेशा लेकर के चलना कि नेशनल हाईवे अगर आ जाता है, तो नेशनल हाईवे में आप लोगों को याद रखना कि सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा और सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, विद अपडेट। अपडेट याद रखना, अपडेट, क्योंकि बहुत सारी बुकों में अलग अलग लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए याद रखना। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये वाला कंप्लीट कर लेना, ये 2 डेटा। और इसके अलावा स्टेट हाईवे में आप लोग कंप्लीट कर लेना कि स्टेट हाईवे में आखिर में सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। तो ये याद रख लेना बस। ये चारों डेटा अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो आप लोगों का काम बन जाएगा। परिवहन वाले क्षेत्र से आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। तो मैंने कल आप लोगों को ये बता दो जरा कि कौन सा पार्ट लास्ट वाला करवा दिया था, ये बस आप लोग मुझे बता दो। लास्ट वाला पार्ट मैंने कौन सा करवा दिया था, क्या मैंने शिक्षा को कंप्लीट करवा दिया था, तो बिल्कुल मैंने सीएम राइज आप लोगों से पूछ लिया था, और मेरे हिसाब से मैंने स्वास्थ्य वाला पार्ट भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो अपन लोग पढ़ना है आज कौन सा, तो याद रखिएगा आप लोग, हमें पढ़ना है आज बैंकिंग वाला सेक्टर। क्या पढ़ना है, बैंकिंग सेक्टर। चलिए बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। चलिए, तो बैंकिंग सेक्टर में अगर हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आरबीआई के बारे में, क्योंकि कौन करता है इसको, कंट्रोल करता है बिल्कुल आरबीआई। तो सर आरबीआई कितना है, बिल्कुल एक ही होता है ओनली, तो बिल्कुल सही है भैया, एक ही होता है। कहां पर हेडक्वार्टर आ जाएगा, तो हेडक्वार्टर कहां पे आ जाएगा इसका, मुंबई में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, बिल्कुल मुंबई में आ जाएगा। ठीक है, ये बताओ जरा इसकी स्थापना कब हो रही है और इसका राष्ट्रीयकरण कब हो रहा है। मैंने अभी आप लोगों को अभी बता दिया था बीच में कि आखिर में इसकी जो है फाउंडेशन ईयर कौन सा है, इसका स्थापना वाला ईयर कौन सा है, बताओ जल्दी से। और इसके अलावा नेशनलाइज ईयर कौन सा है, कब इसका राष्ट्रीयकरण हमने किया है, बोलो जल्दी से। तब तक हम लोग याद करें कि याद रखिएगा जो आरबीआई है ये क्या होता है, मेन गवर्निंग बॉडी होती है। मेन गवर्निंग क्या होती है, बॉडी होती है, मेन गवर्निंग बॉडी। तो ध्यान रखना ये क्या करता है, ये अपने साथ में, क्योंकि एक बैंक बोलते हैं ना, एक चना एक व्यक्ति जो है बाढ़ नहीं फोड़ सकता बिल्कुल भी। तो याद रखिएगा आप लोग, आरबीआई को सहायता देने के लिए अलग अलग जगहों पे क्या कर दिए गए हैं, कमर्शियल बैंक और नॉन कमर्शियल बैंक की स्थापना कर दी गई है। ठीक है, तो इसके पास में जो बैंकिंग प्रणाली है वो कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक आप लोगों के कौन सा आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक आ जाते हैं, मतलब वाणिज्यिक बैंक आ जाते हैं, और दूसरे आ जाते हैं आपके नॉन कमर्शियल बैंक भी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी आप लोग याद रखिएगा कि नॉन कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंकों को हम लोग पहचाने कैसे, तो भैया याद रखिएगा आप लोग पहचाने ऐसे, विथ डेट बताना है, विथ डेट मैंने बताया। याद रखिएगा हम लोग पहचाने कैसे, तो याद रखना आरबीआई की जो शेड्यूल है, आरबीआई के जो शेड्यूल है, कानून है जो आप लोगों का आरबीआई एक्ट है, और उस आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ था, 1934 में। याद रखना कब आया था, 1934 में, 1934 में आया था। और 1934 में याद रखिएगा आप लोग शेड्यूल नंबर 2 के तहत जो लिस्टेड है, कौन सी, अनुसूची नंबर 2 से, अनुसूची नंबर 2 में जो लोग शेड्यूल है, जो लोग आए हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, कमर्शियल बैंक बोलेंगे, मतलब वाणिज्यिक बैंक बोलेंगे। ठीक है, याद रखना वाणिज्यिक बैंक। और ऐसे लोग जो कि काई में है, 2 अनुसूची में नहीं है, ठीक है, जो नहीं है
उसे याद रखिएगा आप लोग, क्या आ जाएगा, नॉन कमर्शियल बैंक आ जाएंगे। बोलो फटाफट समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जल्दी से बोलते जाओ फटाफट कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे बैंक जो कि आरबीआई की एक्ट नंबर 1934 में जो शेड्यूल में, याद रखना शेड्यूल नंबर 2 में जो लिस्टेड है उनको हम लोग क्या बोल देंगे, कमर्शियल बैंक बोल देंगे, और जो लोग नहीं है लिस्टेड वहां पर क्या आ जाएगा, नॉन कमर्शियल बैंक आ जाएगा। याद रखिएगा भैया। जैसे आप लोग बोलोगे सर कमर्शियल बैंक कौन से, तो आप लोग देख पा रहे हो जैसे भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक आप लोगों का एसबीआई बैंक, आईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है ना, देना बैंक, बड़ौदा बैंक, बहुत सारे बैंक चल रहे हैं, ठीक है। और कुछ के मर्ज भी कर दिए गए। चूंकि हम लोग इकोनॉमी अभी फिलहाल में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को मर्ज वाला पार्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब आरबीआई पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को सारा मर्ज वाला कंप्लीट करवाऊंगा कि कब कौन सा बैंक आप लोगों का कंप्लीट हुआ है, सारा आरबीआई विथ आरबीआई के साथ में कंप्लीट करवाऊंगा, ये निश्चिंत रहिए। बताऊंगा आखिर में कि कौन सा बैंक कब स्थापित हुआ है, कब कब जो है इनमें मर्जेशन हुए, कब कब मर्ज हुए हैं, एसबीआई का मर्ज कब हुआ था, बाद में फिर एक साथ 3-4 बैंकों का सब कब हो गया है, कब कब इनका राष्ट्रीयकरण हो रहा है, कब कब इनको जो है अलग अलग जो है 1969 में कितने नए बैंक आ गए थे, राष्ट्रीयकृत बैंक या वाणिज्यिक बैंक आ गए थे, कब 1980 में कब वाणिज्यिक बैंक आ गए थे, बैंक की उत्पत्ति बताऊंगा, बैंक की उत्पत्ति कहां से हुई है, सारा पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बोलो जल्दी से, क्लियर है। चलिए सभी लोगों का जो है आ चुका है, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं बताया कि 1935 बिल्कुल 1 अप्रैल बिल्कुल निहारी का सही है, 1 अप्रैल 1935 को बिल्कुल राइट है, फाउंडेशन ईयर है, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, याद रखना गठन। अब मैंने अभी से आप लोगों को कुछ 2 लाइनें तो बता दी, देखो पहले बोल दिया मैंने विथ डेट के साथ में कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को आया था आप लोगों का क्या, फाउंडेशन ईयर आरबीआई का, और याद रखिएगा जो आप लोगों का नेशनलाइज ईयर है वो आएगा आपका 1 जनवरी का, कब आएगा, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 1935 का। बताइए जल्दी से 1 जुलाई किसका डेट है, 1 जुलाई किसका डेट है, और 1955 अगर लगा दूं तो किसका डेट आ जाएगा, बोलो फटाफट, 1 जुलाई 1955 वाला डेट किसका है। चलिए कमर्शियल बैंकों को मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, नॉन कमर्शियल बैंकों को भी समझ गए होंगे। चूंकि हम लोग फिलहाल में किसकी बात कर रहे हैं, एमपी की बात कर रहे हैं, तो भैया आ जाओ एमपी का डेटा भी लिख लो, क्योंकि एमपी का डेटा हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा आईएमपी है। चलिए तो बात करें अगर हम लोग मध्य प्रदेश में कमर्शियल बैंकों की या शेड्यूल वाणिज्यिक बैंकों की बात करें तो वो कितनी है, तो थोड़ा सा डेटा आप लोगों को अब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चार्ट बना लो आप लोग कि वर्तमान में देखो 2022 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं पहले से ही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में डेटा फिलहाल में 2022 तक के हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल वहीं तक का देगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा आप लोग कि सर 2023 का, ऐसा तो नहीं 2024 का बजट ही पूछ लिया है, नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हमारा एमपीपीएससी इतना ज्यादा अपडेट नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग, नंबर लिखिए फटाफट 34, याद रखिएगा 34 क्या है, हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, वाणिज्यिक बैंक है, शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक है, शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक है। आप बोलोगे सर वाणिज्यिक बैंकों की संख्या तो लगभग 10-12 हो गई है, तो यहाँ पर 34 कैसे हो गई है, नहीं भैया मध्य प्रदेश में टोटल जितने भी होंगे ना तो उनको सारे को गिन करके बता रहे, ठीक है। तो आप लोग ये मत कोशिश कीजिएगा, ये मत सोचिएगा आप लोग कि सर कोई भी प्रॉब्लम हो। आप लोगों के कमेंट्स में देख रहा हूं, एसबीआई का बिल्कुल 1 जुलाई है, प्रियंका दुबे जी बिल्कुल राइट है, ठीक है। एसबीआई का 1 जुलाई, याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 को हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी तो आप लोगों से मैं डेट है बाद में पूछता रहूंगा, लेकिन फिलहाल में जो है आप लोग ये बता रहे हो फटाफट बताते जाइएगा। और थोड़ा सा आरबीआई आप लोग भी खुद भी पढ़ लिया करो, ठीक है, खुद से भी पढ़ लिया करो, और कुछ डेटा आप लोगों को खुद को भी निकालना पड़ेगा, है ना, बहुत ज्यादा जो है आप लोगों को मेहनत, लेकिन इधर साइड जो मैं करवा रहा हूँ वो तो सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अगर हम लोग, तो याद रखिएगा 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, याद रखिएगा कितने हैं, जल्दी लिखो, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने आ जाएंगे, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 34 वाणिज्यिक बैंक आ जाएंगे, कितने हैं मध्य प्रदेश में, 34 है, 2 कितने हैं, याद रखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाएगा। उसके अलावा याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा 1 राज्य सहकारी बैंक है, 1 राज्य सहकारी बैंक है, राज्य सहकारी बैंक है। चलिए ये बताओ मुझे कि सहकारी समितियों की स्थापना कौन से आर्टिकल में की गई है, ये बताओ जल्दी से। एक राज्य सहकारी बैंक है, बोलो जल्दी से फटाफट। ये क्वेश्चन आप लोगों को अकॉर्डिंग टू पॉलिटी बताना पड़ेगा। देखिए भैया अगर आप लोग ये बोलोगे सर पॉलिटी के अकॉर्डिंग जो आ जाएगा वो क्वेश्चन तो नहीं आ पाएगा, सहकारी बैंक के अकॉर्डिंग मान लो उसने पूछ लिया तो ध्यान रखना आप लोग, वो भी आप लोगों का इकोनॉमी वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि सहकारी बैंकों की जो स्थापना की गई है वो
इस आर्टिकल डेट इस आर्टिकल के तहत की गई है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि आखिर में सहकारी बैंकों की स्थापना जो की गई है, सहकारी समितियों की जो स्थापना की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो स्थापना की गई है, वो किस आर्टिकल के तहत की गई है? जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से बताना, बोलो जल्दी से। नहीं, आर्टिकल नंबर 19 इज ए रॉन्ग आंसर। नहीं, रॉन्ग आंसर, बिल्कुल रॉन्ग आंसर, सही बताना है बिल्कुल। चलिए आगे आ जाओ। 38 जिला सहकारी बैंक है यहाँ पर, कितने हैं? 38 जिला सहकारी बैंक है, 38 जिला सहकारी बैंक आ जाएंगे, बिल्कुल 38 जिला सहकारी बैंक आ जाएंगे, बिल्कुल राइट है। ठीक है, याद रखिएगा 38 आ जाएंगे। ठीक है, एक राज्य सहकारी बैंक है। अच्छा, इसका नाम क्या याद रखिएगा आप लोग? अपेक्स है ना। और आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले साल ही इसकी भर्ती हुई है अपेक्स बैंक में, तो अपेक्स बैंक याद रखना आप लोग। अपेक्स एक राज्य सहकारी बैंक है जिसकी स्थापना जो है बताएंगे हम लोग कब हुई है। और आगे याद रखिएगा आप लोग 38 जिला आप लोगों के क्या है? सहकारी बैंक है, 38 है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 49 इज ए रॉन्ग आंसर। ठीक है, 49 इज ए रॉन्ग आंसर, सही बताओ बिल्कुल, है ना, सही बताओ फटाफट। चलिए आगे बात करेंगे तो आप लोगों के 8 लघु वित्त बैंक आएंगे। ठीक है, 8 लघु वित्त बैंक आ जाएंगे। कितने हैं? 8। तो 8 याद रखिएगा आप लोग, लघु वित्त बैंक आ जाएंगे 8। ठीक है, नंबर याद रखना है आप लोगों को, नंबर। ठीक है, नंबर याद रखिएगा आप लोग। और इसके अलावा जो आप लोगों के पेमेंट बैंक जो है इंडिया, जो आप लोगों के एमपी में जो चल रहे हैं, वो कितने पेमेंट बैंक आ जाएंगे? तो याद रखिएगा आप लोग 3 पेमेंट बैंक है, 3 पेमेंट बैंक भी चल रहे हैं, 3 पेमेंट बैंक भी चल रहे हैं, ये 3 पेमेंट बैंक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बोलो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 19C में शामिल नहीं है यार भाई, 19C में शामिल नहीं है ना अमित? ये बिल्कुल आपने 97वां संविधान संशोधन जो बताया मुझे 2011, बिल्कुल राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लोगों ने बताया 97, बिल्कुल राइट है। लेकिन आर्टिकल आप लोग सही नहीं बता पा रहे हो दोस्त, है ना, याद रखो आप लोग, ये सही नहीं बता पा रहे हो। 19C में आप लोगों का आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता 19C, बिल्कुल 43 आता है, 43 का बी आता है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट आंसर है। दर्शना जी कौन है? हाँ बिल्कुल दर्शना जी, बिल्कुल राइट है भैया। याद रखना आर्टिकल नंबर 43B के तहत आप लोगों का क्या आता है? सहकारी बैंक आता है दोस्तों, याद रखिएगा 43B आता है ना। ना तो आप लोगों को 19 में तो कहीं से कहीं तक आप लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात ही नहीं की है ना, याद रखना आप लोग। ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। चलिए एक जगह पे और बता दीजिए, क्योंकि एक जगह पे तो इसको क्या कर दिया, पूरा भाग ला दिया है, पूरा पार्ट ला दिया है, तो वो वाला भी बताओ जल्दी से, वो वाला भी बताओ। एक जगह पे और सहकारी संस्थाओं की या सहकारी समितियों का जो है वर्णन है आप लोगों का, बताओ जल्दी से, सहकारी समितियों का वर्णन है, तो 43B के अकॉर्डिंग और कहां पे आ जाएगा? देखिए ये क्वेश्चन पता है आप लोगों को सीधे पूछे जाएंगे और आप लोग जो है इसमें गलतियां कर दोगे। बिल्कुल 243 आर्टिकल आ जाएगा, बिल्कुल 243 आर्टिकल आ जाएगा। अब ये आया ना आप लोगों का आंसर, देखो जरा, तो 243 आर्टिकल आ जाएगा। 243 में याद रखना आप लोग पार्ट नंबर 9 है ना, याद रखिएगा भाग 9 के तहत, चैप्टर नंबर 9 के तहत याद रखना 9B में आता है। ठीक है, क्योंकि 9 में तो आप लोगों का क्या आ जाता है? पंचायतें। ठीक है, 9 में पंचायतें आ जाता है, 9A में आप लोगों का क्या आ जाता है? नगर पालिकाएं, और 9B में आप लोगों का आ जाएगा सहकारी संस्थाएं। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल सही है। तो यही तो मैं आंसर चाह रहा था आप लोगों को, 243 में याद रखिएगा। और मैंने पंचायतें वगैरह आप लोगों की कंप्लीट करवा दी है पहले से, है ना। जब मैंने पहले कंप्लीट करवा दिए तो अब तो आप लोगों को बिल्कुल तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बोलो जल्दी से, आप बोलो जल्दी से, आ गया समझ में? क्लियर है? बोलो बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। चलिए बढ़िया है। रिलेट करके जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा, जितना ज़्यादा रिलेट करके पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा मजा आएगा। अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे ना रिलेट करके तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको प्रीलिम्स अच्छा करना है ना, जितना अच्छा मेंस करना है ना, आपकी रिकॉल क्षमता को बढ़ा लो बस। जितना ज़्यादा आप लोग रिकॉल करोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा।
बार बार रिकॉल किया करो, बार बार रिकॉल किया करो, कौन से डेटा याद नहीं आएंगे यार, ठीक है। देखो ये वाली चीजें तो ऐसी है कि इनको तो आप लोगों को जो है एक जगह पे एक पेज बना लो बढ़िया, ठीक है। जितना भी मैंने अभी 4-5 लेक्चरों में आपको करवाया है, एक पेज में लिख करके इसको छाप दो, बिल्कुल कहां पर, दीवार पर डाल दो इसको, और बाकायदा जो है बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल भूल जाओ फिर उसको, क्लियर है। और उसको अगर भूल जाओगे आप लोग मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताओ जल्दी से, मध्य प्रदेश में 3 पेमेंट बैंक कौन कौन से हैं? 3 पेमेंट बैंक, एक का नाम मैंने बता दिया एयरटेल है, एक का नाम तो बता दिया मैंने एयरटेल है, एयरटेल पेमेंट बैंक तो आप लोगों को खूब पता है। चलिए दूसरा बता दिया मैंने, मान लीजिए फिनो। चलो तीसरा बता दो मुझे, तीसरा वाला मध्य प्रदेश में कौन सा, याद बताओ जल्दी से कि तीसरा पेमेंट बैंक की स्थापना कौन सी है, बोलो जल्दी से, कौन सा आ जाएगा? एयरटेल पेमेंट बैंक तो बिल्कुल है, फिनो भी आ जाएगा आपका, लेकिन ये वाला जो पेमेंट बैंक है तीसरा वाला, वो तीसरे वाले का नाम बताओ फटाफट, क्योंकि ये आप लोगों के लिए आईएमपी है। हो सकता है इस बार पूछ ले, इस बार कि बताओ जरा कि 3 पेमेंट बैंक है, उनका नाम क्या है? सुने ना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल आपको बोलो जल्दी से फटाफट, कौन सा आ जाएगा, कौन सा आएगा बोलो फटाफट, क्योंकि वो आईएमपी है बहुत ज्यादा। क्या हो गया, क्या पूछ रहे हो? निहारिका, आर्टिकल के बाद क्या लिखा है, कौन से वाले में? पॉलिटी में आर्टिकल 43B वाला, 243 के बाद में पार्ट 9B, पार्ट 9 में आता है ना आप लोगों का, मैंने पढ़ा तो दिया आप लोगों को, पार्ट 9 भी पढ़ा दिया, पार्ट 9 का ए भी पढ़ा दिया, पार्ट 9B हम लोग पढ़ा नहीं सकते क्योंकि यहां पे सहकारी समिति आप लोगों की आएगी नहीं। फिनो गलत है आप लोगों का, फिनो नहीं। अच्छा पोस्ट ऑफिस आप लोगों का आंसर आई है ना, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस, अमित जी बिल्कुल पोस्ट ऑफिस। आप लोगों के जो बैंक बन रहे हैं ना आजकल, वो आ रहे हैं पोस्ट ऑफिस वाले बैंक। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने, याद रखना, पोस्ट ऑफिसों को भी क्या कर दिए, बैंक बना दिया आजकल, ठीक है। और आप लोगों को डायरेक्टली सीधा जो है आजकल जो है किसानों की, बहुत सारे लोगों की जिनके पैसे अटक जाते हैं ना, उनको जो है इनमें अगर आप लोग खाता खुलवा लेते हो, ठीक, किस में? पोस्ट ऑफिसों में। तो पोस्ट ऑफिसों में अगर आप लोग खाता खुलवा देते हो तो डायरेक्टली सीधा इसी में पैसा आ जाता है, आजकल डायरेक्ट सीधा पैसा आ जाता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नाम आता है उनका वैसे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, फिनो पेमेंट बैंक ही, बिल्कुल फिनो पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक ही है बिल्कुल, ठीक है। तो इनको बोला जाता है इंडियन जो है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, इनके बारे में सबके बारे में अगर आप लोग इकोनॉमी करोगे तो इस बार इकोनॉमी में सारा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार 150 नंबर के आप लोग के अकेले एमपी जो है आप लोगों का इकोनॉमी कर दिया है, तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार आप लोगों का इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा आईएमपी हो जाता है। चलिए एसडीजी के लक्ष्यों को पढ़ना है इस बार। अब सतत विकास के जो लक्ष्य एमपी में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में उसने लिख रखा है, ठीक है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो ये आज हमें पढ़ना है। ये हमारा एमपी का, याद रखना, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल। मध्य प्रदेश का लास्ट टॉपिक है किसके अकॉर्डिंग? आप लोगों के एमपी के अकॉर्डिंग। तो सतत विकास के लक्ष्यों को, एसडीजी के लक्ष्यों को हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। इसके कुछ 10-12 पॉइंट से आप लोगों को 10-12 पॉइंट को आप लोगों को आईएमपी कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। ये मैं 12 जो 15 फैक्ट आप लोगों को लिखवाऊंगा, इन्हीं में से एक क्वेश्चन पक्का है, ये गारंटी बात है। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। जिस दिन 28 तारीख के बाद में 29 तारीख के दिन आऊंगा, उस दिन ये वाले पेज का आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना या फोटो खींच लेना दूसरे वाले मोबाइल से। मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन यहां से आना तय है, एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है आप लोगों का, प्लीज, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है डेटा पूरा
हे डेटा, डायरेक्टली डेटा को याद करना पड़ेगा, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि आप लोगों का एक क्वेश्चन पक्के में आएगा इस पेज में से, केवल जो मैं अभी लिखवाने वाला हूं, एक या 2 पेज में से बस, ठीक है। तो बिल्कुल जाइएगा नहीं इधर उधर, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, मतलब आप लोगों को 99 नंबर का पेपर है, अब 100 नंबर का पेपर नहीं है अब आप लोगों का, क्योंकि यहां उसने दे रखा है, अगर स्पेशली देखो जरा, उसने अगर स्पेशली दे रखा है तो आपको जो है वो देगा, बाकायदा पक्के में देगा। देखो ये लिखा हुआ है आप लोगों का, कहां पे लिखा हुआ है, अलग से ही लाइन लिखी हुई है पूरी, कहां गया आप लोगों का, मध्य प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्यों को बताइए, ये वाला पॉइंट, क्योंकि मैंने सारे तो कंप्लीट करवा दिए हैं, ये वाला लास्ट है। देखो क्या लिखा हुआ है, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। और अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो मैं आप लोगों को और अच्छे से इसको जूम करके बता दूं, ये जूम करके बता दिया, लो देख लो जरा, मध्य प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्यों की प्रगति। यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों का पक्का है, 100% है, बिल्कुल 100% है, ये बिल्कुल 100% है, देख लो जरा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। हाँ, एसडीजी के लक्ष्य आ जाएंगे, बिल्कुल एसडीजी के लक्ष्य आ जाएंगे, बिल्कुल। सतत विकास लक्ष्यों की मध्य प्रदेश में प्रवृत्ति क्या है, या प्रगति क्या है, सॉरी प्रवृत्ति नहीं, प्रगति क्या है, तो उसके बारे में आप लोगों से पूछेगा डायरेक्टली। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग आखिर में, चलिए इसके पॉइंट्सों को हम लोग देखना है। एक मिनट जरा, चलिए सर फिनो का फुल फॉर्म बता दो, फिनो का फुल फॉर्म किसको पता है, फिनो का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, फिनो का फुल फॉर्म बताओ, किसको पता है। फिनो का फुल फॉर्म आप लोगों का आ जाएगा, फिनो है ना, फाइनेंशियल, देखो जरा, लिखो जरा, फाइनेंशियल, अरे यार, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड ऑपरेशन लिमिटेड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड ऑपरेशन लिमिटेड, फिनो का फुल फॉर्म। फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस, नहीं, दर्शना सिंह चौहान जी, ये नहीं है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड, याद रखिएगा यहां पर ऑपरेशंस भी नहीं आया आप लोगों का, क्या आएगा, ऑपरेशन लिमिटेड आएगा, ठीक है, फिनो। ठीक है, चलिए आ जाओ फटाफट एसडीजी में, क्योंकि एसडीजी हमारे लिए आईएमपी है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट चलते जाना, फर्स्ट पॉइंट डालो फटाफट, फर्स्ट पॉइंट डालो। फर्स्ट पॉइंट भी क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या आएगा, पहला, मध्य प्रदेश से गरीबी को हटाना, मध्य प्रदेश से गरीबी को हटाना, मध्य प्रदेश से
मध्य प्रदेश से गरीबी को हटाना, गरीबी को हटाना। और इसमें एसडीजी के लक्ष्यों में याद रखना एमपी का भारत में स्थान कौन सा है, एमपी का, यहां एक पॉइंट आप लोग ये डाल देगा कि भारत का स्थान कौन सा है या भारत में स्थान कौन सा है। तो एमपी का गरीबी को निपटाने में या मिटाने में याद रखना भारत में स्थान, भारत में स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग 14वां स्थान है। कौन सा है, 14वां स्थान। मतलब पहला लक्ष्य आप लोगों का क्या रखा गया है, तो पहला लक्ष्य आप लोगों का रखा गया है कि मध्य प्रदेश में गरीबी को पूर्ण रूप से अगर हटाना है तो कौन से स्थान पर है, 14वां स्थान पर। मतलब गरीब मतलब 14, गरीब मतलब क्या आ जाएगा 14, सॉरी गरीब 14 नहीं 24 है ना, गरीब 14 नहीं 24 सॉरी है ना, गरीब 14 नहीं 24 सॉरी, गरीब कौन सा आ जाएगा 14 नहीं आएगा, 24वां स्थान है, ठीक है 24वां स्थान आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश से गरीबी को हटाना मतलब कौन से स्थान पर है, 24वें वाले स्थान पर है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा वाला लक्ष्य लिखो फटाफट। दूसरा वाला लक्ष्य कौन सा आ जाएगा, तो देखो भूखमरी की समाप्ति, भूखमरी की समाप्ति, भूखमरी की समाप्ति, भूखमरी की समाप्ति। अगर मध्य प्रदेश से भूखमरी को निपटाना है तो याद रखिएगा इसमें मध्य प्रदेश जो है याद रखना भारत में कौन सा स्थान आएगा, 21वां स्थान आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 21वां। मतलब देखो गरीबी को निपटाना है तो 24 में निपटाना है, ठीक है। मतलब गरीबों को 24 घंटे खाना खिलाओ। क्या बोल दिया मैंने, एक ट्रिक बना लो। गरीबी अगर निपटाना है तो गरीबी के लिए क्या करना पड़ेगा, भूखमरी को निपटाना पड़ेगा, और सॉरी गरीबी को अगर निपटाना है तो क्या करो 24 घंटे खाना खिलाओ। तो डायरेक्टली सीधा क्या आ जाएगा, गरीबी का 24, भूखमरी क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला आप लोगों का लक्ष्य कौन सा आ जाएगा, तो याद रखिएगा बिल्कुल 17 नहीं आएगा यहाँ पे ना, दर्शना दीपमाला जो है 17 नहीं आएगा, 24 आएगा, 24 बिल्कुल 24 आएगा। गरीबी में 24, भूखमरी में कितना है 21 है। चलिए अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर कहाँ पे आएगा, तो अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, और जीवन स्तर, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर में याद रखिएगा आप लोग एमपी का स्थान कौन सा है, तो एमपी का स्थान यहां पर 23वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। तो याद रखना गरीबी कितने में, 24 में, भूखमरी कितने में, 21 में, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर किसमें, तो याद रखिएगा आप लोग कितने में, तो याद रखना 23 में, डायरेक्टली 23 में आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अगला आप लोग देखो जरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कौन सा है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो बिल्कुल एमपी में दी ही नहीं जा रही है ना। गुणवत्तापूर्ण तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग 1-2 पे तो आने वाले हैं नहीं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हम लोग कौन से स्थान पे आएंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 22वें स्थान पर आ रहे हैं। कौन से पे आ रहे हैं, 22वें स्थान पर आ रहे हैं। मतलब एमपी की दशा बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश में गरीबी को हटाने के लिए 24वां स्थान, भूखमरी के लिए 21वां स्थान, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए 23वां स्थान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करने के लिए कौन सा स्थान, तो बताओ जल्दी से 22वां स्थान डायरेक्टली। अगला आ जाओ, 5वां वाला पार्ट हो जाएगा। 5वां वाला हमारा लक्ष्य कौन सा है, तो याद रखिएगा लैंगिक समानता। लैंगिक समानता में हम लोग अच्छे हैं, लैंगिक समानता में हम लोग काफी अच्छे हैं, याद रखना लैंगिक समानता। लैंगिक समानता में हम कौन से नंबर पर आते हैं, तो याद रखना आप लोग 9वें स्थान पर आते हैं, 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पर कौन से पे आते हैं हम लोग, लैंगिक समानता है ना, जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी में हम लोग कौन से नंबर पे आते हैं, तो ध्यान रखना जेंडर इक्वेलिटी में हम लोग 9वें नंबर पर आ जाते हैं, सीधा सीधा याद रखना। चलिए अगला लक्ष्य हमारा कौन सा आ जाएगा, तो साफ पानी और स्वच्छता। तो साफ पानी और स्वच्छता में भी हम लोग क्या है आगे थोड़े, साफ पानी और स्वच्छता में, साफ पानी एवं स्वच्छता में देखो जरा इंदौर केवल और केवल स्वच्छ है, तो आप लोग ये बोलोगे सर कि एमपी में हम लोग नंबर 1 पे आने चाहिए, नहीं आएंगे भैया, क्योंकि इंदौर हमारा केवल और केवल साफ है। अगर आप राजधानी में चले जाओगे और करोद में चले जाओगे तो आप लोग मर ही जाओगे। इंदौर में जो रहने वाला इंसान है वो टाइम से निपट जाएगा, क्योंकि इतनी गंदगी बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पे साफ पानी और स्वच्छता में हम लोग कौन से नंबर पे हैं, 10वें स्थान पर है। अगर आप लोग ये सोचोगे नहीं सर हम तो पहले नंबर पर आएंगे, भैया इंदौर पहले नंबर पे आएगा, याद रखिएगा आप लोग इंदौर पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। अगली अगर हम लोग बात करें तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का कौन से नंबर पर है, बिल्कुल भी नहीं है भैया, सस्ती तो आ ही नहीं सकती। तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, तो इसमें भी हम लोग क्या है पीछे में है,
कौन से नंबर पर है? तो याद रखिएगा 10 दूना 20वें नंबर पर। कौन से नंबर पर है? 20वें नंबर पर आ जाएंगे, याद रखिएगा। तो ऊर्जा के मामले में हम लोग कौन से नंबर पर है? तो ऊर्जा के मामले में हम लोग कौन से नंबर पर आ जाएंगे? 20वें नंबर पर डायरेक्टली आ जाएंगे। फटाफट कमेंट भी करते जाइए, नाम लिख करके डायरेक्टली सीधा सीधा वो करते जाइए, ठीक है, कि एसडीजी के लक्ष्य नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, क्योंकि आपको इक्वल याद करना पड़ेगा कि एसडीजी में 1 में क्या है, गरीबी को हटाना है। तो गरीबी को हटाने में हम लोग कौन से स्थान पर है? 24वें स्थान पर है। फिर भूखमरी पूछ लेगा, भूखमरी में हम लोग कौन से स्थान पर है? तो भूखमरी में हम लोग कौन से स्थान पर आ जाएंगे? तो याद रखना जो है आप लोगों का 21वां स्थान। अच्छा स्वास्थ्य कौन सा है? 23 में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसमें है? 22 में है। अभी तक कोई रिपीटेशन नहीं है। लैंगिक समानता 9 में है। साफ पानी में हम लोग किसमें है? साफ पानी स्वच्छता में 10वें स्थान पर है। और स्वच्छ जो है आप लोगों का जो ऊर्जा है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों के पास में, सस्ती तो ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कमेंट करते जाइए, नाम लिखना है, नाम के साथ में आप लोग कमेंट भी करते जाना है, इसी प्रकार से बढ़ते जाना है, बिल्कुल। चलिए 8वां स्थान आ जाएगा अच्छा काम और आर्थिक विकास में कौन से नंबर पर है? अच्छा काम और आर्थिक विकास, अच्छा काम में हम लोग थोड़े से बेहतर है, अच्छा काम और आर्थिक विकास में हम लोग बेहतर है। देखो जरा क्यों बेहतर है? क्योंकि हम लोगों के पास में लेबर जो है नॉर्मल सस्ता मिल जाता है, याद रखिएगा आप लोग। जब लेबर सस्ता मिल जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कौन से नंबर पे आ जाएंगे? तो 14वें नंबर पर आ जाएंगे, 14वें नंबर पर। तो याद रखना अच्छा काम और आर्थिक विकास कौन से नंबर पर आ जाएगा? तो ध्यान रखना आप लोग कौन से 8वें नंबर पर आकर के कौन सा नंबर आ जाएगा? 14वें स्थान पर आ जाएगा। ये भारत की कंडीशन में बता रहा हूं आप लोगों को, भारत की कंडीशन में बता रहा हूं। चलिए आगे आ जाओ। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, उद्योग, नवाचार और आप लोगों का कौन सा ढांचा? तो यहां पर आ जाएगा कौन सा वाला ढांचा? तो याद रखना बुनियादी ढांचा। कौन सा? बुनियादी ढांचा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में हम लोग कौन से नंबर पे आएंगे? तो याद रखिएगा आप लोग 20वें नंबर पे आ जाएंगे। कौन से नंबर पर है? तो 20वें नंबर पर है। डायरेक्टली सीधा पूछेगा, डायरेक्टली सीधे सीधे बताना है, मतलब ऊर्जा और उद्योग वगैरह जितने भी बुनियादी ढांचा और नवाचार वगैरह है उसमें कौन से नंबर पर आ रहे हैं हम लोग? तो उसमें हम लोग 20वें नंबर पर आ रहे हैं। कौन से नंबर पर आ रहे हैं? 20वें नंबर पर आ रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे अगर हम लोग अगला, तो याद रखिएगा असमानता में कमी। तो असमानता में तो यहां पर बहुत सारी कमी है, असमानता में तो बहुत सारी कमी है, बिल्कुल कमी है भैया, असमानता में कमी है। तो असमानता में कमी में नंबर में कौन से में है हम लोग? तो 24वें स्थान पर है, बिल्कुल 24वें स्थान पर है। मतलब 24 घंटे हमारे साथ में क्या होती है? असमानता होती है। तो 24 घंटे हमारे में असमानता होती है, बिल्कुल ठीक है। असमानता का मतलब क्या हो गया? जैसे एक इंदौर का व्यक्ति है, मजदूर है, वो कितना कमा रहा है और एक गांव का व्यक्ति कितना कमा रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है कि नहीं? जबकि हमें लाना पड़ेगा क्या? समानता का गुण, समानता का गुण लाना पड़ेगा। अब जबरदस्ती ये चीजें नहीं है कि भाई हम लोग उसको क्या करवा रहे हैं, अलग अलग जो है हम लोग क्या करवाते जा रहे हैं कि सर जो है हम लोग करवाते जा रहे हैं उनको बेचारों को मजदूरी करवा रहे हैं। हम तो केवल असमानता के मामले में बात कर रहे थे, ठीक है। तो असमानता में कौन से नंबर पर आ जाएंगे? तो वापस रिपीट करते एक बार फिर से। मध्य प्रदेश में गरीबी नंबर 24, भूखमरी नंबर बिल्कुल 21, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर जो है आप लोगों का 23, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 22वें नंबर पर है। आगे बात करेंगे लैंगिक समानता में 9वें नंबर पर है। पानी वानी वगैरह में हम लोग 10वें नंबर पर है, स्वच्छ पानी स्वच्छ उसमें। स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा कौन से पे? 20वें नंबर पर। अच्छा काम और आर्थिक विकास कौन से पे? 14वें नंबर पर। आगे उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे में 20वें नंबर पर। और असमानता में कमी में कौन से नंबर पर आ जाएंगे? 24वें नंबर पर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या बोलो जल्दी से फटाफट। असमानता में हो गया। चलिए टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास और सामुदायिक विकास, इसमें हम लोग कौन से नंबर पर है? तो याद रखिएगा आप लोग टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास में कौन से नंबर पर आ जाएंगे हम लोग? तो ध्यान रखना आप लोग 7वें नंबर पर आ जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग 7वें नंबर पर आ जाएंगे। कौन से नंबर पर आएंगे हम लोग? 7वें नंबर पर। तो ये लक्ष्य आप लोगों को ध्यान रखना। आगे आ जाओ, 11वें के बाद में 12वां नंबर हमारा आ जाएगा। तो 12th नंबर पर हम लोगों ने एसडीजी में क्या रखा है? तो ध्यान रखना जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको? जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। तो याद रखना इसमें कौन से नंबर पर आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग इसमें कौन से नंबर, देखिए शहरी टिकाऊ मतलब टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास याद रखना आप लोग कौन से पे है? तो 7वें नंबर पर है। जिम्मेदारी के साथ में उपभोग याद रखिएगा आप लोग कौन से पे? एसडीजी 11 जो है अर्बन
इंफ्रा डेवलपमेंट बिल्कुल 7वें नंबर पर है, बिल्कुल दर्शना जी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन में कौन से नंबर पर आएंगे हम लोग? 11वें नंबर पर आएंगे, याद रखना, ठीक है, 11वें नंबर पर आएंगे। चलिए 11वें नंबर पर आ जाएंगे। चलिए आगे पर्यावरण की बात कर ली जाए तो जलवायु परिवर्तन में हम लोग कौन से नंबर पर आएंगे? चलिए जलवायु परिवर्तन में हम लोग कौन से नंबर पर आएंगे? अब जलवायु परिवर्तन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आएगा इस बार पक्के में, जहां तक मुझे लगता है आईएमपी कर लो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसमें सब लोग गलत करेंगे। देखो जरा, सब लोग गलत करेंगे भाई। जलवायु परिवर्तन में मध्य प्रदेश का कौन सा आता जाएगा ऐसा जो कि आप लोगों ने उनको बेचारे को 19वें स्थान पर पहुंचा दिया है? देखो जरा, 19वें स्थान पर पहुंचा दिया, तो एक अतिशयोक्तिपूर्ण डाटा लग रहा है हमें, अतिशयोक्तिपूर्ण डाटा, क्योंकि आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और मध्य प्रदेश बीच में पाया जा रहा है। बेचारा जलवायु परिवर्तन में क्या भाग लेगा आप लोगों का ज्यादा इतना, फिर भी आप लोगों को 19वें नंबर पर आ रहा है। तो हम लोग बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते, इसलिए इसको आईएमपी में डाल लो, बिल्कुल अंतिम सर के फेवरेट में डाल लो आप, ठीक है, इसमें अंतिम सर के फेवरेट में डाल लो। मुझे जहां तक लगता है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा कि जलवायु परिवर्तन में हम लोग 19वें नंबर पर कैसे आ सकते हैं। बोलो जल्दी से फटाफट, इसमें आप लोगों को जल्दी से बोलो फटाफट, आ जाएगा कौन सा आ जाएगा आपका? तो जलवायु परिवर्तन में हम लोग आ रहे हैं बिल्कुल। हाँ, क्लाइमेट चेंज में हम लोग 19वें नंबर पर कैसे आ सकते हैं, ये बिल्कुल हमें जो है मानने में नहीं आता है। चलिए आगे आ जाओ, अगला आ जाओ, शांति और न्याय के लिए। चलिए अगला आ जाओ, चलो एसडीजी के पूर्ण पॉइंट के अनुसार चलेंगे हम लोग। चलिए पानी में जीवन या जीवन में पानी, नॉर्मल सी बात है। पानी के लिए जीवन, ऐसा कर लो इस पॉइंट को, पानी के लिए जीवन। और पानी के लिए जीवन देखो याद रखिएगा आप लोग, यहां पर आप लोगों का एमपी का स्थान नहीं आता है, यहां पर तटवर्ती क्षेत्रों के लिए एक्चुअल में क्या किया इनने? तटवर्ती क्षेत्रों के लिए अपनाया गया है। इसको क्या किया गया है? तटवर्ती क्षेत्रों के लिए अपनाया है, इसलिए हमारा जो एमपी है वो याद रखना आप लोग कि एमपी जो है तटवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर आप लोगों की कोई रैंकिंग नहीं लगेगी, तटवर्ती क्षेत्रों की लगेगी। जो भी तट पर आएंगे उनके लिए आप लोगों की क्या आ जाएगी? तटवर्ती क्षेत्रों के लिए सीमा लगती जाएगी। चलिए अगला बात करें हम लोग सेकंड लास्ट में, तो सेकंड लास्ट आप लोगों का पॉइंट क्या आ जाता है? तो सेकंड लास्ट पॉइंट आ जाता है भूमि पर जीवन, ठीक है, भूमि पर जीवन, याद रखना आप लोग, भूमि पर जीवन। तो भूमि पर जीवन में कौन से नंबर पर है हम लोग? तो काफी अच्छी कंडीशन में भूमि पर जीवन के लिए हम लोग, भूमि पर जीवन के लिए, तो भूमि पर जीवन के लिए याद रखना आप लोग कौन से नंबर पर है? तो सेकंड स्थान पर है मित्रों, याद रखना। तो ये वाला भी आप लोग जो है अंतिम सर के फेवरेट में आप लोग डाल लीजिएगा, क्योंकि ये भी आप लोग का आईएमपी है। सबसे ज्यादा कौन सा? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में 19वें नंबर पर, याद भी हो गया आप लोगों को, देखो जरा, और वहां पर जाकर के बिल्कुल पछताना नहीं पड़ेगा कि सर हमें याद ही हो गया प्रॉपर इसको। तो ठीक है, बताओ जल्दी से, भूमि पर जीवन में कौन से में? तो याद रखना सेकंड नंबर पर आ जाएंगे, बिल्कुल सेकंड पे आ जाएंगे, लाइफ ऑफ लैंड में आ जाएंगे बिल्कुल। शांति और न्याय के लिए संस्थान, शांति और न्याय के लिए संस्थान, लास्ट पॉइंट, शांति और न्याय के लिए संस्थान। इसमें भी मुझे याद नहीं, इसमें भी बिल्कुल है ना, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश काफी अच्छा शांति वाला एरिया है, बीच में पाया जा रहा है। पहली बात तो कहां पाया जा रहा है? बिल्कुल बीच में पाया जा रहा है। और यहाँ पे शांति में अशांति कैसे हो जाएगी? तो ये भी 24वें नंबर पे आ रहे हैं। तो ये मानने में हमें बात बिल्कुल भी नहीं आ रही कि हम लोग सतत विकास के लक्ष्यों में कैसे हम लोग 24वें नंबर पर आ सकते हैं। चलिए बढ़िया है, तो ये वाले पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं, जल्दी सब लोग जो है फटाफट वो करते जाइए, जो है कमेंट करते जाइए कौन कौन से नंबर पर आ रहे हैं हम लोग, जल्दी से कमेंट करते जाइए, क्योंकि ये वाला पार्ट आप लोगों से पूछा जाएगा। ये वाले में से मैंने पहले बोल दिया एक क्वेश्चन पक्के में, और जहां तक मुझे लगता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 इस बार ये वाला क्वेश्चन है, 2024 आप लोगों का इस बार का ये क्वेश्चन है। जहां तक गट फीलिंग है, बिल्कुल पूरी गट फीलिंग है, तो उसमें ये वाला आ जाएगा। अगर ये नहीं आ पाता है तो ये वाला आ जाएगा भूमि पर विकास। भूमि पर विकास वाले में भी हम लोग सेकंडवें नंबर पर है। और अगर तीसरा मोस्ट फेवरेट रहेगा मेरा, तो तीसरा मोस्ट फेवरेट आप लोगों का ये रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का 3 आईएमपी तो करके जाना है। देखिए 16 पॉइंट है केवल और केवल, तो 16 पॉइंटों को आप लोग डायरेक्टली याद कर सकते हो, कुछ भी ज्यादा जो है इतना ज्यादा वो नहीं रहेगा। चलिए पहले से हम लोग रटना स्टार्ट करते हैं, याद करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों की 5 मिनट बाद में क्लास को छोड़ रहा हूं। देखो जरा सुनो,
देखो जरा बात करें अगर हम लोग एसडीजी के लक्ष्यों में, तो मध्य प्रदेश में गरीबी की बात करेंगे तो गरीबी कौन से में 24वें नंबर पर आ जाएगा डायरेक्टली। गरीबी में कौन सा, तो सतत विकास के लक्ष्यों में एमपी में पहले नंबर के पॉइंट को किसको अपनाया गया है, गरीबी को, और गरीबी में कौन से में 24वें नंबर पर है। याद रखिएगा अपडेट डेटा है पूरा का पूरा। चलिए भूखमरी की बात करेंगे कौन से नंबर पर, 21वें नंबर पर है। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर कहां पर आ जाएगा, तो 23वें नंबर पर आ जाएगा डायरेक्टली। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा याद रखिएगा आप लोग 22वें नंबर पर आ जाएगा। आगे बात करेंगे अगर लैंगिक समानता में 9वें नंबर पर। देखो साफ पानी और स्वच्छता तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एमपी में बकायदा बसी हुई है, 10वें नंबर पर आ जाएगा। देखिए यहां पर ओवरऑल हम लोग इंदौर की बात नहीं कर रहे, पूरे ओवरऑल एमपी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग फर्स्ट नंबर पर नहीं आ रहे। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में हम लोग काफी पीछे हैं, 20वें नंबर पर है। अच्छा काम और आर्थिक विकास में 14वें नंबर पर है। उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे में हम लोग कौन से नंबर पे, 20वें नंबर पर आ जाएंगे। और याद रखना असमानता में कमी काफी ज्यादा है हमारे यहाँ पर एमपी में, तो 24वें नंबर पर आ जाएगा। टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास 7वें नंबर पर आ जाएगा। जिम्मेदारी के साथ उद्योग और उपभोग और उत्पादन में 11वें नंबर पर आएंगे। जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा आईएमपी इस बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, देख लेना भले आप लोगों को, अगर वो ज्यादा माइंड के साथ में अगर बनाएंगे तो 2024 वाला क्वेश्चन ये वाला ही छपेगा पक्के में, इसीलिए मैंने 2024 में मोस्ट फेवरेट कर दिया है। जलवायु परिवर्तन में हम कभी 19वें नंबर पर आ ही नहीं सकते। चलिए पानी के लिए जीवन आप लोगों का तटवर्ती क्षेत्रों के लिए आता है, इसलिए पानी के लिए जीवन आप लोगों का कोई आएगा ही नहीं। आगे बात करेंगे भूमि पर जीवन आप लोगों का 2nd नंबर पर है, ये 2nd मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आएगा पक्के में। शांति और न्याय के लिए संस्थान याद रखना 24वें नंबर पर आएगा, तो ध्यान रखना ये वाले सारा। और यहां से एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा पक्का है बिल्कुल, ये छाप के रख लीजिए बिल्कुल। इकोनॉमी में आप लोगों का पार्ट में अगर 10 नंबर का है तो ये क्वेश्चन पक्के में है, बिल्कुल बिल्कुल 10 नंबर में है। बोलो जल्दी से फटाफट, कमेंट करो फटाफट से आप जल्दी से। जल्दी से कमेंट करो फटाफट, बोलो जल्दी से फटाफट, जल्दी से। अमित जी क्या बोल रहे हो, टोटल एसडीजी में एमपी का कौन सा प्लेस है सर। याद रखिएगा 17वां आएगा, एमपी का नंबर आएगा 17वां। केरल टॉप पर है, बिल्कुल केरल टॉप पर है, 17वें नंबर पर आएगा। केरल टॉप पर है, ये लो। अगर टोटल अगर आप लोग जानना चाहते हो तो टोटल में भी लिख लो, मुझे पता नहीं था एक्चुअल में। टोटल में आप लोग याद रखना पहले में केरल नंबर है, केरल का है, फर्स्ट केरल है, ठीक है, फर्स्ट केरल है। और याद रखना आप लोग एमपी कौन से नंबर पर आता है, तो एमपी डायरेक्टली आप लोगों का कौन से नंबर पे चला जाएगा, 17वें नंबर पर चला जाएगा। तो टोटल में ओवरऑल में आप लोगों का एमपी कौन से नंबर पे आ जाएगा, 17वें नंबर पर आ जाएगा। ओवरऑल आप लोगों का एमपी में 17वां नंबर पर आ जाएगा। हो गया याद, बोलो फटाफट, किस किस को याद हो गया, किस किस को याद हो गया बता दो जल्दी से, किस किस को याद हो गया। फिर आप लोगों के लिए एक मैं आप लोगों के लिए फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, जो हो सकता है इस बार भी आ जाए, इस बार आप लोगों को स्टेटमेंट के रूप में आ जाए मान लीजिए। तो एक क्वेश्चन में बताओ कि मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी, बोलो जल्दी से, ओडीओपी के तहत, कौन से के तहत, ओडीओपी के तहत, वैसे तो याद हो गया आप लोगों को उसी दिन। कोदो कुटकी को बताओ जल्दी से कौन कौन से जिले में, कौन कौन से जिले में, कौन कौन से 4 जिले बताओ जल्दी से। कोदो कुटकी में 4 जिले कौन कौन से हैं बताओ जल्दी से, कोदो कुटकी के लिए कौन से 4 जिले। इस बार भी क्वेश्चन आ जाएगा, इस बार भी क्वेश्चन आ जाएगा पक्के में। तो कोदो कुटकी के लिए चारों जिलों के नाम बता दो फटाफट ओडीओपी में। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और 3 ही आए, चौथा कहाँ है गया, दर्शना चौथा कहाँ है। बिल्कुल अमित जी सिंगरौली आ जाएगा। देखो डिंडोरी आ जाएगा, डिंडोरी आ गया, मंडला आ गया, मंडला आ गया, ठीक है, डिंडोरी आ गया, मंडला आ गया, अनूपपुर आ गया, अनूपपुर आ जाएगा और सिंगरौली आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सिंगरौली आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इस बार का मोस्ट फेवरेट में आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर 2020 में ही तो पूछा है, आप बोलोगे सर 2020 में पूछा है। अरे भैया ये थोड़ी ना पूछा है कि कौन से राज्य में या कौन से जिले में कोदो कुटकी नहीं है, वो दे देगा डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर और चौथा दे देगा सीधी, और आप लोग लगा के आओगे सीधी, है ना। और आप लोग हो सकता है इधर साइड लगा के आ जाओ, एकदम से एक्साइटेड हो जाओ, मंडला लगा के आ जाओ, तो यहां क्वेश्चन पक्के में देगा वो। बिल्कुल मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, सिंगरौली, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जल्दी से बोलो, चलो एसडीजी के लक्ष्यों को कौन फटाफट बताएगा, जल्दी से जल्दी से।
मैं आप लोगों के लिए घड़ी बिल्कुल वॉच जो है स्टार्ट कर रहा हूं, वॉच जो है स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों को फटाफट बताओ कि कौन व्यक्ति जो है मुझे सारे के सारे लक्ष्यों को बताएगा। फटाफट कौन व्यक्ति जो है ऐसा है जो सारे लक्ष्यों को बता रहा है। फटाफट बोलो। मैं 2 मिनट का आप लोगों के लिए क्लॉक लगा रहा हूं, बोलो जल्दी से 2 मिनट के अंदर कौन बताएगा। 2 मिनट के अंदर। चलिए 2 मिनट फटाफट हो गए। और बाकी आप लोगों का जल्दी से बताओ 2024 जो है आप लोगों का कौन सा आ जाएगा। फटाफट बताओ क्या बोल रहे हो आप। अमित 2024 कौन सा ईयर है। जैसे 2022 मिलेट ईयर था, इसको यार देखना पड़ेगा थोड़ा। कौन बताएगा 2024 वाला ईयर कौन सा है। मैं बताऊंगा कल, मुझे याद दिला देना बस, है ना। कल याद दिला देना, अभी फिलहाल में मुझे नहीं पता। टाइम इज फिनिश, टाइम फिनिश है आप लोगों का। किसी का भी नहीं आ रहा यार, जल्दी बोलो फटाफट। चलिए दर्शना सिंह चौहान का आ चुका है। नंबर 1 पर आएगा नो पॉवर्टी एमपी 24 नंबर पर, जीरो हंगर 21 पर आ जाएगा, गुड हेल्थ 23 पर आ जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन 22 पर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। जेंडर इक्वलिटी जो है आप लोगों का 90 नंबर पर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताओ फटाफट। याद करना है आपको, है ना। मैं पूछूंगा जिस प्रकार से ओपी को पूछ रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों से पूछूंगा डेली। चलिए एक साथ बता देना था, कोई बात ही नहीं, छोड़ो। नंबर भी तो लिखना है। दीपमाला नंबर भी लिखना था ना, आगे रैंकिंग भी लिखना था। चलिए बढ़िया है, बहुत शानदार। अब मैंने आप लोगों को एमपी वाला जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। किसी को अगर लगता है